हेलो गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। जब 136 विहान की नाराजगी, वह दीक्षा से यह आई कांटेक्ट थोड़ी देर तक और मेंटेन कर पाता, इससे पहले ही उसे दीक्षा की मीठी आवाज अपने कानों में पड़ी। हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए? अब बताओगे भी कि इसे कैसे करना है? पार्थ ने हड़बड़ी में हाँ में सिर हिलाते हुए दीक्षा को वो स्टेप क्लियर करने लगा। वह अपनी इमेजिनेशन को सोचकर मन ही मन स्माइल करने लगा। आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि दीक्षा ने उसे हर बार की तरह मना नहीं किया। अब आगे पार्थ आज उसकी हेल्प करके बहुत खुश था। दीक्षा भी डांस प्रैक्टिस करते हुए खुद से मन ही मन बोली, मैं बेकार में इसे बेवकूफ समझ रही थी, ये तो बहुत अच्छा डांस निकला। फिर पार्थ की तरफ एक नजर देखते हुए खुद से बोली, ये तो अच्छा डांसर होने के साथ साथ हैंडसम भी है, पर मेरे आदि से ज्यादा नहीं, मेरे आदि सबसे ज्यादा हैंडसम है। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए दीक्षा को एक बार फिर आदित्य की रात वाली धमकी याद आ गई। वह प्रैक्टिस करते करते ही खुद से बोली, ओफो क्या करती है दीक्षा तू? अच्छा खासा आदि की धमकी के बारे में भूल चुकी थी, पर नहीं, तुझे तो उस बारे में याद करके अपना दिमाग खराब करना होता है। ये बोलते हुए वह खुद को कोसने लगी। उसका ध्यान भटका और प्रैक्टिस करते हुए उसके पैर आपस में उलझ गए। वह गिरने को हुई तो तभी पार्थ की मजबूत बाहों ने उसकी कमर को थाम लिया। दीक्षा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वही दीक्षा को इस तरह अपनी बाहों में थाम कर पार्थ की हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई कि वह लगभग मुंह से बाहर आ जाने को हो गई। पार्थ के दोस्त स्माइल करते हुए ऊपर से ये सब देख रहे थे। पार्थ की तो हालत ही खराब हो गई थी। वैसे तो वह हमेशा ये शिकायत करता रहता कि दीक्षा हमेशा उसे इग्नोर करती रहती है, पर आज जब वह उसके इतने करीब आ गई थी तो पार्थ इस मोमेंट को हैंडल नहीं कर पा रहा था। दीक्षा को जैसे ही ये एहसास हुआ कि वह गिरने से बच गई है तो उसने अपनी आंखें खोल दी, फिर झट से पार्थ से अलग हो गई। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू। फिर वह रोशनी के साथ वहां से बाहर चली गई, क्योंकि इस वक्त उसे बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी। पार्थ भी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। उसे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी वहाँ क्या हुआ। विहान का कैबिन। ईशा अपनी आंखों में हिचकिचाहट लिए हुए विहान को देख रही थी। विहान का फेस एक्सप्रेशन भी धीरे धीरे सख्त होने लगा था। ये देखकर ईशा को थोड़ी घबराहट होने लगी थी। विहान उसकी तरफ देखते हुए सर्द आवाज में बोला, बोलो तुम शैली की किस तरह से हेल्प करना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। ईशा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और विहान की तरफ मुंह करके बोली, विहान क्या तुम शैली से शादी कर सकते हो? ईशा के इस सवाल के साथ ही विहान का पारा एकदम हाई हो गया। उसकी पकड़ ईशा के कंधे पर मजबूत हो गई। ये फील करके ईशा का दिल घबराने लगा। वह अपनी सख्त टोन में बोला, ईशा अपनी आंखें खोलो। ईशा ने डरते डरते अपनी आंखें खोल दी। विहान उसके कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए ईशा को गुस्से से घूरते हुए अपनी पीठ हाई करके बोला, क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहना। उद्धरण चिन्ह। ईशा ने अपनी नजरें झुका ली। उसका दिल तो ये सब नहीं कह रहा था बोलने को, पर शैली के दर्द भरे आंसू देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे, इसलिए उसने ऐसा कह दिया। पर वह भी जानती थी कि वह विहान से कितना प्यार करती है और उसके बगैर वो एक पल भी नहीं जी पाएगी। ईशा को यूं चुप देखकर विहान उसके कंधों को झकझोरते हुए बोला, ईशा आर यू लॉस्ट योर माइंड? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो अपने प्यार को किसी और की झोली में डालना चाहती हो? उस बहन के लिए जिसके बारे में शायद तुम्हें ठीक से पता भी नहीं है कि वो तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ईशा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए विहान का गुस्सा उसकी आंखों में साफ साफ नजर आने लगा। ईशा अपनी नम आंखों के साथ विहान की तरफ देखते हुए बोली, विहान। वह इतना ही कह पाई थी कि विहान गुस्से से वहां से निकल गया। पार्किंग एरिया से कार निकाल कर वह कहीं निकल गया। उसके जाने के बाद ईशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। विहान आधे घंटे तक गुस्से में कार ड्राइव करता रहा, फिर अपने अपार्टमेंट के पास आ गया जो उसने अपने लिए खरीद रखी थी। वैसे तो वह खुराना मेंशन में अपनी फैमिली के साथ रहता था, पर उसने मुंबई में एक अलग अपार्टमेंट भी ले रखा था जहां वह कभी कभी रहता था। वह सीधे वॉशरूम में गया और शोवर के नीचे खड़ा होकर शोवर ऑन कर दिया। उसे इस वक्त ईशा पर बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था। कुछ दिनों में उनकी शादी होने वाली थी। ऐसे में ईशा का उसे शैली से शादी करने के लिए पूछना ही उसे गुस्सा दिला गया। एक तो ईशा से कितने सालों से प्यार करता आया था, वह इस वक्त ईशा से बेहद नाराज लग रहा था।
थोड़ी देर बाद वह कपड़े पहनकर बाहर आ गया। लिविंग रूम के सोफे पर बैठते हुए कुछ सोचने लगा। उसे पता था कि ईशा एक स्मार्ट लड़की है। वह कोई भी काम बहुत सोच समझकर ही करती है। अगर वह किसी की हेल्प करने की ठान ले तो वह उसे पूरा करके ही रहती है। अब विहान ने इस मैटर को दूसरे एंगल से समझने की कोशिश की। वह जानता था कि चेतना और शैली कितनी बड़ी चालाक लोमड़ियां हैं। उसकी शादी की डेट के करीब आने पर ही शैली के प्रेग्नेंट होने की न्यूज मिलना विहान को ये बात खटकने लगी। वह समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने अपने असिस्टेंट अमित को कॉल किया। अमित ने कॉल पिक किया और कहा, हेलो बॉस। उद्धरण चिन्ह। विहान अपनी सर्द आवाज में बोला, अमित पता करो कि शैली की प्रेगनेंसी में कितनी सच्चाई है। अमित ने यस बॉस कहा और विहान के कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले ही पूछ लिया, बॉस ईशा मैडम आपके बारे में पूछ रही हैं कि आप इस वक्त कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। विहान अपनी कोल्ड टोन में बोला, कोई जरूरत नहीं है उसे मेरा एड्रेस देने की। ये बोलते हुए वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अमित अपने फोन की स्क्रीन को घूरता रह गया। उसने ईशा को विहान की कही बातें बता दी। उसकी बातें सुनकर ईशा का तो जैसे दिल ही टूट गया। इतने सालों बाद तो विहान ने उसे अपनी दिल की बात कही थी। ऐसे में ईशा को रियलाइज हो रहा था कि उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। वह विहान के बारे में सोचते हुए वहां से निकल गई। विहान अपने अपार्टमेंट में बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। तभी उसे अपार्टमेंट के डोर से किसी के अंदर आने की आहट महसूस हुई। वह समझ गया कि ये कौन है। वह कॉफी पीते हुए ही सामने की तरफ देखते हुए बोला, क्यों आई हो तुम यहाँ? विहान ने ये गुस्से में कहा तो ईशा अपनी भरी हुई आवाज के साथ बोली, विहान प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बोलते हुए वह विहान के पास आने लगी। विहान ईशा से मुंह मोड़कर अपने बेडरूम की तरफ चला गया। ईशा भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसने पीछे से ही विहान को हक कर लिया, जिससे विहान के कदम वहीं जम गए। वह थोड़ी देर तक तो ऐसे ही रहा, फिर अपने सीने पर से ईशा का हाथ हटाकर जाने को हुआ तो ईशा उसके सामने आ गई और उसे कसकर हक कर लिया। विहान अपनी आंखों में एक नाराजगी लिए हुए ईशा को ही देख रहा था। तभी उसे अपनी तीख शर्ट में कुछ गीला गीला फील हुआ। उसने ईशा के कंधे पकड़कर अपने सामने किया तो उसने पाया कि ईशा सुबक रही थी। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। विहान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके आंसू पोंछने लगा, जिससे ईशा की आंखों से आंसू की बूंदें बहने लगी। वह रोते हुए एक बार फिर विहान को जोर से हक कर लेती है और रोते हुए बोली, विहान प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। ये बोलते हुए वह सुबकने लगी। विहान ने उसे कसकर अपनी बाहों में थाम लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए उसके सिर पर आहिस्ते से किस कर लिया। उसने ईशा को बेड पर बिठाया और उसे पानी पिलाते के बाद उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमसे तो मेरी जरा सी भी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही और तुम मुझे किसी और के साथ शादी करने को बोल रही थी। हम। उद्धरण चिन्ह। ईशा अपनी आंखों में आंसू लेकर बोली, विहान प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझसे शैली का दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मेरे मन में जो आया मैंने बोल दिया। विहान उसके आंसू पोंछकर उसके माथे को चूमते हुए उसे एक वार्निंग लुक देते हुए बोला, खबरदार जो तुमने मुझसे शादी करने से इनकार किया तो तुम जानती हो न, इसके लिए मैं तुम्हें पनिशमेंट दे सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशा ने मासूमियत में हाँ में सिर हिला दिया और खुद को विहान के सीने में छिपाते हुए बोली, विहान आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बिल्कुल दूर नहीं रहना चाहती, प्लीज तुम भी मुझे खुद से कभी दूर मत करना। उद्धरण चिन्ह। विहान उसे अपनी बाहों में भरकर उसके सिर पर प्यार से किस करते हुए बोला, एक बात अपने दिमाग में डाल लो, मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं करने वाला। इतने सालों तक तुमसे प्यार इसलिए नहीं करता आ रहा था कि एक दिन तुमसे दूर जाना पड़ेगा, समझ गई मेरी होने वाली बेवकूफ बीवी। ये बोलते हुए विहान ईशा की नाक को खींच लेता है। ईशा अपनी नाक को सहलाते हुए उसे छोटी आंखों से घूरने लगी। विहान उसके रसीले होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, पर तुम्हें इतनी आसानी से माफी नहीं मिलने वाली। तुम्हें नहीं लगता इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए? हम। उद्धरण चिन्ह। ईशा विहान के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, पनिशमेंट? विहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, हम पनिशमेंट? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे शादी नहीं करने की बात कहने की? इसलिए तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। ये बोलते हुए विहान अपनी आंखों में ईशा के लिए बेइंतहा प्यार लेकर उसे देख रहा था। विहान का इस तरह देखना ईशा को बेचैन कर गया। वह हकलाते हुए बोली, पनिशमेंट? कैसी पनिशमेंट? कोर्ट। विहान अपने होठों की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोला,
किस मी हियर राइट नाउ। ईशा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विहान को देखने लगी। ये देखकर विहान उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, होने वाली वाइफी ऐसे क्या देख रही हो, जो कहा है वो करो। उद्धरण चिन्ह। ईशा ने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे अपने होंठ विहान के होंठों के पास ले जाने लगी। उसने आहिस्ते से अपनी आंखें बंद की और विहान के होंठों पर अपने होंठ रखकर एक लाइट किस करते हुए वह जैसे ही पीछे हटने को हुई, विहान ने उसका सिर पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया और उसके होंठों को अपने होंठों के बीच दबोच लिया। वह ईशा को आहिस्ते आहिस्ते किस करने लगा। ईशा भी उसका साथ देने लगी, जिससे विहान की ये किस वक्त के साथ और डीप होती चली गई। वह अपनी इस किस से ईशा को यह जताना चाहता था कि वह उसे कितना टूटकर प्यार करना चाहता है। ईशा भी उसकी किस की इंटेंसिटी से समझ सकती थी कि उसे विहान से शैली की उससे शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी। जब ईशा को घुटन महसूस होने लगी तो विहान ने उसे रिलीज कर दिया, पर उससे पहले ईशा के होंठों को जोर से काट लिया। आहे है, ईशा के मुंह से अचानक निकला। वह घूरते हुए विहान को देखने लगी। विहान उसके होंठों को प्यार से सहलाते हुए बोला, ये तो सिर्फ एक डेमो था, बाकी की पनिशमेंट तुम्हें हमारे फर्स्ट नाइट पर मिलेगी। सो बी रेडी फ्यूचर मिसेस खुराना। झूठी रिपोर्ट। आहे है, ईशा के मुंह से अचानक निकला। वह घूरते हुए विहान को देखने लगी। विहान उसके होंठों को प्यार से सहलाते हुए बोला, ये तो सिर्फ एक डेमो था, बाकी की पनिशमेंट तुम्हें हमारे फर्स्ट नाइट पर मिलेगी। सो बी रेडी फ्यूचर मिसेस खुराना। कोट। अब आगे। विहान की बातें सुनकर ईशा का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। उसने अपनी नजरें झुका ली। विहान स्माइल करते हुए उसके चेहरे पर आ रहे बालों की लटों को कान के पीछे करने लगा। ईशा एकदम से खुद को विहान की बाहों में छिपा लेती है। विहान उसे अपनी आगोश में भरकर उसके सिर पर किस कर लेता है। ईशा उसके सीने से लगी हुई ही बोली, विहान बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर विहान उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे खुद से अलग करते हुए उसकी तरफ घूरते हुए बोला, क्या मैं जान सकता हूँ तुमने किस खुशी में खाना नहीं खाया है। उद्धरण चिन्ह। ईशा उसकी टी शर्ट के कॉलर से खेलते हुए अपने चेहरे पर मासूमियत लिए बोली, तुम्हारी वजह से। विहान ईशा की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, मेरी वजह से। उद्धरण चिन्ह। ईशा, हाँ तुम्हारी वजह से। तुम मुझसे इतने नाराज थे कि मैं खाना खाना ही भूल गई। विहान भी उसकी तरफ घूरते हुए बोला, तुम अगर ऐसी बेवकूफी भरी बातों करोगी तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना। ये सुनकर ईशा विहान की तरफ देखते हुए अपना मुंह लटका लेती है। विहान उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब मुंह लटकाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो तुम। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह ईशा को अपनी गोद में उठाकर किचन की तरफ ले जाता है और उसे किचन काउंटर में बिठाते हुए एप्रोन पहनकर वेजिटेबल्स काटने लगता है। ईशा किसी छोटी बच्ची की तरह अपने पैर हिलाते हुए विहान को कुकिंग करते देख रही थी। विहान खाना बहुत टेस्टी बनाता था, इसलिए ईशा अक्सर उसे अपने लिए कुछ कुक करने की फरमाइश करती रहती थी। वो खुश थी कि अब तो उसे जब भी उसके हाथों का बना खाने का मन करेगा, विहान से तुरंत अपनी विश रख सकती थी। ईशा विहान से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी, क्योंकि कुकिंग करते वक्त वह बेहद हैंडसम लग रहा था। ईशा की निगाहें अपने ऊपर फील करके विहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो? ऐसा मत सोचो कि हमेशा मैं ही तुम्हारे लिए कुकिंग करूंगा, तुम्हें भी मेरे लिए कुकिंग करनी पड़ेगी। ईशा किसी अच्छी बच्ची की तरह हाँ में सिर हिला देती है। थोड़ी ही देर में विहान के हाथों का बना टेस्टी वेज पास्ता बिल्कुल रेडी था। उसमें से बेहद ही टेस्टी स्मेल आ रही थी, जिससे ईशा की आंखें चमक गई थी। दोनों बेडरूम के सोफे पर बैठ गए। विहान अपने हाथों में स्पून लेकर ईशा को पास्ता खिलाने लगा, पर पहली ही बाइट में उसे एक शैतानी सूझी। उसने जानबूझकर पहली बाइट को ईशा से दूर कर दिया। ईशा उसे खाने के चक्कर में विहान के बेहद करीब आ गई और मौके का फायदा उठाते हुए विहान ने उसके होठों को चूम लिया। ईशा विहान की तरफ घूरते हुए बोली, विहान तुम्हारी किसेस से मेरा पेट नहीं भरेगा। ये बोलते हुए वह किसी छोटी बच्ची की तरह अपने होठों का पाउट बनाकर विहान को देखने लगी। विहान ने उसे ज्यादा परेशान न करते हुए अपने हाथों का बना टेस्टी पास्ता ईशा को खिलाने लगा। ईशा ने भी उसे कुछ बाइट्स खिलाए। पेट भरने के बाद ईशा की पलकें भारी होने लगी। वह वही सोफे पर ही विहान की गोद में सिर रख कर सो गई। विहान उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए उसके चांद से चेहरे को निहारने लगा। सोते हुए ईशा बहुत ही क्यूट लग रही थी। इस वक्त विहान को ईशा पर बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि ऐसा कम ही मौका होता था जब वह इस नज़ारे को देख पाता था।
वह ईशा के चेहरे की तरफ झुक गया और आहिस्ते से दोनों गालों पर किस कर दिया। फिर उसके गुलाबी होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए उन्हें भी आहिस्ते से चूम लेता है। ईशा नींद में ही कसमसाते हुए विहान के और करीब आ जाती है। ईशा की इस क्यूट हरकत पर विहान स्माइल करता है और उसके पूरे चेहरे पर किस कर देता है। वह ईशा को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर आराम से सुला देता है और उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर देता है। जैसे ही वह वहां से उठने को हुआ, ईशा ने नींद में ही उसकी टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़ लिया। विहान अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए बोला, नींद में भी मुझे छोड़ नहीं रही है और मेरी शादी किसी और से करवाने चली थी, मेरी होने वाली बेवकूफ बीवी। ये बोलते हुए वह ईशा के होठों को झुककर चूम लेता है और वही ईशा की बगल में लेट गया। ईशा सरकते हुए विहान के पास आ गई और उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटते हुए उसके सीने में अपना सिर रख देती है। विहान स्माइल करते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके सिर पर आहिस्ते से किस कर लेता है। थोड़ी देर तक वह यूं ही अपनी ईशा को निहारता है। फिर थोड़ी देर बाद ही उसके फोन पर उसके असिस्टेंट अमित का कॉल आ जाता है। विहान वहां से उठकर और ईशा को ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करते हुए अपना फोन लेकर कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ से अमित बोला, बॉस आपका शक सही निकला। मिस शैली ने जहां से अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करवाई है, मैं उस हॉस्पिटल में गया था, पर उस डॉक्टर ने मुझसे मिलने से मना कर दिया। मुझे उस पर डाउट हुआ तो मैं उसे अपने साथ ले आया। बॉस, मुझे पूरा यकीन है वो डॉक्टर मुझसे कुछ छिपा रहा है। उद्धरण चिन्ह। अमित की बातें सुनकर विहान की आंखें पूरी तरह सर्द हो गई। वह अमित से बोला, तुम वहीं पर रहो, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वह कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए एक नजर सोती हुई ईशा को देखता है। उसके माथे को चूमकर वह अपार्टमेंट का डोर लॉक करते हुए अपनी कार से वहां से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वह एक कमरे के अंदर होता है जहां अमित पहले से मौजूद था। उनके सामने एक डॉक्टर था जिसे चेयर पर रस्सियों से बांधा गया था। वह अमित की तरफ देखते हुए बोला, मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? देखिए, आप लोग बिल्कुल सही नहीं कर रहे। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बातें सुनकर विहान को बहुत जोर से गुस्सा आया। उसने अपनी गन निकाली और डॉक्टर पर पॉइंट करते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो। अगर एक सेकंड की भी देरी हुई तो मैं भी तुम्हें ऊपर पहुंचाने में देरी नहीं करूंगा। विहान की धमकी सुनकर वो डॉक्टर धर-धर कांपने लगा। विहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिस शैली मेहता तुम्हारे हॉस्पिटल में क्यों आई थी? शैली मेहता का नाम सुनते ही उस डॉक्टर के चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें आने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अगर वो मुंह खोलेगा तो भी मरेगा और नहीं खोलेगा तब भी। वह डरते हुए बोला, हाँ मिस शैली मेहता हमारे हॉस्पिटल आई थी। अमित उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए बोला, और क्यों आई थी ये भी बता दो। कोर्ट। डॉक्टर डरते हुए बोला, अपनी प्रेगनेंसी की फेक रिपोर्ट बनवाने। विहान उसकी तरफ घूरते हुए बोला, इतने बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर होने के बावजूद तुमने कुछ पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया और फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट बना दी। कोर्ट। डॉक्टर विहान के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज सर, इस बार मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। विहान उसकी तरफ अपनी जलती आंखों से देखते हुए बोला, गलती तो तब करोगे ना जब तुम्हारी डॉक्टर की डिग्री रहेगी। तुम्हारी वजह से मेरी ईशा ने मेरी शादी उस घटिया लड़की के साथ कराने की सोची। तुम्हें तो मैं छोड़ने नहीं वाला। अमित, इसकी डॉक्टर की डिग्री रद्द करवाओ एंड मेक श्योर कि ये अब दोबारा किसी भी हॉस्पिटल में काम न कर पाए। उद्धरण चिन्ह। अमित, यस बॉस बोला। विहान वहां से चला गया। वह डॉक्टर अमित की तरफ देखते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा एक बार बख्श दे दीजिए। उद्धरण चिन्ह। अमित उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी जान बख्श दी है, ये क्या काफी नहीं है? शुक्र मनाओ कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जा रहे हो। ये बोलते हुए वह उस डॉक्टर को रिलीज कर देता है और अमित उसकी करतूत के बारे में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर देता है। उसकी मेडिकल प्रैक्टिस का साइलेंस तुरंत रद्द कर उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। विहान अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। वह थोड़ी देर में ही वहां पहुंच जाता है। वह डोर ओपन कर अंदर चला गया तो देखा कि ईशा नींद से जाग चुकी है। विहान को देखते ही वह उसके करीब आई और उसे हक करते हुए बोली, विहान, कहाँ चले गए थे तुम? मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर चले गए। उद्धरण चिन्ह। विहान उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाने वाला, समझी?
ईशा ने विहान के सीने से अपना सिर निकालकर हाँ में सिर हिला देती है। वह विहान की तरफ देखते हुए बोली, मैं हम दोनों के लिए टी बनाकर लाती हूँ। विहान ने हाँ में सिर हिला दिया। ईशा किचन की तरफ चली गई। वहीं विहान को उसके क्लाइंट का फोन आ गया। वह कॉल अटेंड करने लगा। थोड़ी देर बाद कॉल डिस्कनेक्ट करके वह किचन में आया तो ईशा दोनों के लिए चाय बना रही थी। विहान आहिस्ते आहिस्ते कदमों से ईशा के पीछे गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। ईशा पहले तो चौंक जाती है, फिर उसे पता चल जाता है कि ये विहान है। उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वह विहान के हाथों के ऊपर अपना हाथ रख देती है। विहान पीछे से ही उसके कान के नीचे किस कर लेता है। इस एहसास में ईशा अपनी आंखें बंद कर लेती है। विहान ऐसे ही अपना चिन ईशा के शोल्डर पर रखे हुए अपनी आंखें बंद करके खड़ा हुआ था। तभी उसे ईशा की आवाज आई, विहान। विहान अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोला, हम। ईशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, टी रेडी है, चलो। विहान ईशा से दूर हुआ। ईशा दोनों के लिए टी लेकर बेडरूम की तरफ चली गई। चाय पीने के बाद विहान ईशा को उस डॉक्टर की वो वीडियो दिखाता है जिसमें उसने कबूला था कि उसने मिस शैली मेहता के कहने पर फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाई थी। ये देखकर ईशा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह विहान की तरफ देखते हुए बोली, विहान, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। विहान ईशा की तरफ देखते हुए बोला, ईशा, मैंने कहा था ना, दोनों माँ बेटी एक जैसी ही हैं। दोनों की ये प्री प्लान प्लानिंग थी ताकि मिसेस चेतना अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा पाए। इसलिए उन्होंने ये गेम प्लान किया ताकि तुम खुद शैली की शादी की बात मुझसे करो। कोट। विहान की बातें सुनकर ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। विहान उसके पास बैठकर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, शांत हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। ईशा अपनी आंखों में आंसू लिए हुए ही सुबकते हुए विहान की तरफ देखकर बोली, विहान, ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरे मॉम डैड क्या कम थे जो अब तुम्हें भी मुझसे छीनने की कोशिश की गई? ये बोलते हुए वह जोर जोर से रोने लगी। विहान उसे खुद से चिपकाकर उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, शशिश, शांत हो जाओ, कोई तुमसे मुझे छीन नहीं सकता। आई एम ऑलवेज योर्स। ये बोलते हुए वह ईशा के सिर पर आहिस्ते से किस कर लेता है। ईशा उसे जोर से पकड़ लेती है, जैसे कि अगर उसने अपनी पकड़ ढीली कर ली तो विहान को कोई उससे छीन लेगा। बेशरम वंश। विहान उसे खुद से चिपकाकर उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, शशिश, शांत हो जाओ, कोई तुमसे मुझे छीन नहीं सकता। आई एम ऑलवेज योर्स। ये बोलते हुए वह ईशा के सिर पर आहिस्ते से किस कर लेता है। ईशा उसे जोर से पकड़ लेती है, जैसे कि अगर उसने अपनी पकड़ ढीली कर ली तो विहान को कोई उससे छीन लेगा। अब आगे वंश का अपार्टमेंट। अपने अपार्टमेंट पहुंचकर वंश ने कृतिका की तरफ का डोर खोला और उसे अपनी गोद में उठाकर अंदर जाने लगा। उसने कृतिका को बेडरूम के सोफे पर आराम से बिठा दिया। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। हम। कृतिका ने हाँ में सिर हिला दिया तो वंश उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम के पास उतार देता है। वह कृतिका की तरफ देखते हुए फिक्र भरी टोन में बोला, नहा लोगी या मैं हेल्प कर दूं? वंश की बातें सुनकर कृतिका की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई। वंश ने उसकी नजरों को महसूस किया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें चोट लगी है ना, इसलिए मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कृतिका भी वंश की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे कह रही हो, मैं भी तो यही समझ रही थी कि आप मेरी हेल्प करना चाहते हो। वंश उसे खुद से ही बात करता देख बोला, वाइफी, खुद से बातें करना हो गया हो तो बताओ, क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बोली, आप जाए, मैं मैनेज कर लूंगी। ये बोलते हुए वह आगे गई, पर जैसे ही बाथटब में जाने को हुई उसके हाथों में तेज दर्द होने लगा, जिससे उसकी हल्की आह निकल गई। वंश जो कि वहीं पर खड़ा था, वह तुरंत कृतिका के पास गया और उसे बाहों में थामते हुए फिक्र भरे टोन में बोला, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं हेल्प कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कृतिका ने कुछ नहीं कहा और अपनी नजरें झुका ली। वंश ने आहिस्ते से उसे नीचे उतार दिया और जैसे ही उसने अपना हाथ कृतिका के कपड़े की तरफ बढ़ाया, कृतिका खुद को अपने दोनों हाथों से कवर करके पीछे हट गई। वंश अपनी वाइफी को देखता रह गया। कृतिका हिचकिचाहट लिए हुए बोली, अगर आप मेरे कपड़े उतारेंगे तो मुझे बहुत शर्म आएगी। उद्धरण चिन्ह। वंश तो कृतिका को सुनता ही रह गया। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, आज नहीं तो कल मुझे तुम्हारे कपड़े तो उतारने ही है ना, तो तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? कृतिका तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वंश को घूरते हुए बोली, वंश, आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं?
आप मेरे कपड़े। वह इतना बोलकर चुप हो गई और वंश को घूर घूर कर देखने लगी। अपनी वाइफी की बातें सुनकर वंश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वह उसके करीब जाते हुए बोला, वाइफी, अपनी ही वाइफ से ये सब बोलने में कैसी शर्म। हम। कृतिका उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए बोली, बाहर जाए आप, मैं खुद से नहा लूंगी। वैसे भी आप यहाँ होंगी तो मैं ठीक से नहा नहीं पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। पर वंश ने भी कृतिका की बातों को अनसुना कर दिया। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी हालत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। ऐसे में मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। आज तुम मेरे सामने ही नहाओगी। उद्धरण चिन्ह। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बच्चों जैसी शक्ल बनाकर बोली, वंश प्लीज ना, आप बाहर जाए, मुझे आपके सामने नहाने में बहुत शर्म आएगी। पर वंश ने ना में सिर हिला दिया और कृतिका की तरफ बढ़ने लगा। कृतिका ने वंश को रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आप प्लीज मेरे लिए एक टॉवेल ले आइए। उद्धरण चिन्ह। वंश बाथरूम के क्लॉथ सेक्शन में से एक व्हाइट टॉवेल ले आया। कृतिका ने उसके हाथों से वो ले लिया। फिर वंश को पीछे पलटने के लिए बोली। वंश पीछे पलट गया तो कृतिका अपने कपड़े उतार कर उस टॉवेल से खुद को लपेट लेती है। कृतिका के आवाज देने पर वंश पीछे पलटा। उसने देखा कि कृतिका एक व्हाइट टॉवेल में लिपटी हुई थी। वह पहली बार कृतिका को इस तरह देख रहा था। उसे इस तरह देखकर वंश अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे कृतिका को प्यार करने का मन हो रहा था। वंश की प्यार भरी निगाहें अपने ऊपर महसूस कर कृतिका अपने दोनों हाथों से खुद को छिपाते हुए बोली, वंश आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं। वंश ने उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और उसके करीब जाने लगा। कृतिका को घबराहट होने लगी कि कहीं वंश का इरादा उसके करीब आना तो नहीं है, इसलिए वह घबराते हुए बोली, वंश देखिए, आप मेरी परमिशन के बगैर मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। अब तक वंश कृतिका के बेहद पास आ चुका था। उसने उसे गोद में उठाया और बाथटब में आराम से डाल दिया। कृतिका अपनी हरकतों पर झेप गई। उसे लगा कि वंश उसके करीब आना चाहता है। उसने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया। कृतिका इस वक्त बेहद क्यूट लग रही थी। कृतिका ने अपनी बॉडी से टॉवेल रिमूव कर साइड में डाल दिया और वह आराम से नहाने लगी। वंश वहीं पर खड़ा था। अगर कृतिका को किसी चीज की जरूरत हुई तो उसे तकलीफ न उठानी पड़े। नहाने के बाद कृतिका ने अपने लिए एक बाथरोब मांगा। वंश ने वह उसे लाकर दिया। कृतिका ने एक बार फिर उसे पीछे पलटने को कहा। बाथरोब पहनने के बाद वंश उसे अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में ले आया। उसने एक टॉवेल लिया और कृतिका के गीले बालों को सुखाने लगा। कृतिका अपनी टिमटिमाती आंखों से वंश को देखने लगी। उसे अच्छे से पोंछने के बाद वंश बोला, जाओ जाकर कपड़े पहन लो। अगर कोई हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता देना। कृतिका ने हाँ में सिर हिलाया और क्लोजेट रूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई। कृतिका ने आज नीली रंग की शिफॉन की एक बेहद ही खूबसूरत साड़ी पहनी थी, जिसमें उसका फेयर कॉम्प्लेक्शन बहुत ही खूबसूरत से निखर रहा था। वह वंश के पास आकर पीछे पलटकर अपना बैग दिखाया। उसकी हुक खुली हुई थी, क्योंकि ब्लाउज डीप होने की वजह से उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उसने सोचा कि अगर पिछली बार की तरह उसने अपने हाथों में जोर लगाने की कोशिश की तो कहीं दोबारा उसमें पेन होना स्टार्ट न हो जाए। वंश उसके करीब आया और उसने कृतिका के ब्लाउज की हुक लगा दी। उसने देखा कि उसकी ब्लाउज की डोरियां भी खुली हुई थी। वंश ने उसकी पीठ की तरफ झुककर आहिस्ते से डोरियां भी बांध दी और उसकी पीठ पर आहिस्ते से किस कर लिया। इस किस के एहसास में कृतिका की आंखें अपने आप बंद हो गई। वंश ने ड्रेसिंग मिरर से ही अपनी खूबसूरत वाइफ को देखा और उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए उसे ऊपर से नीचे देखकर बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। वंश के इस कॉम्प्लीमेंट से कृतिका के गाल गुलाबी हो गए और उसने अपनी नजरें झुका ली। ऐसा कम ही होता था जब वंश कृतिका की तारीफ करता हो, क्योंकि उसका कहना था कि वह हर आउटफिट में अच्छी लगती है तो तारीफ की क्या जरूरत। पर आज कृतिका को इस साड़ी में देखकर वह उसकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाया। उसने अपनी नजरें झुकाए हुए ही धीरे से कहा, थैंक यू। वंश ने उसकी कमर को थामते हुए नीचे झुकते हुए कृतिका के होठों को आहिस्ते से चूम लिया। कृतिका एक बार फिर शर्म से गुलाबी हो गई। उसने खुद को वंश के सीने में छिपा लिया। वंश उसे टीस करते हुए बोला, वाइफी अगर तुम ऐसे शर्माती रही तो कैसे काम चलेगा। हम। उद्धरण चिन्ह। कृतिका ने कुछ नहीं कहा और खुद को ऐसे ही वंश की बाहों में छिपाए रखा। वंश कृतिका के मुस्कुराते हुए होठों को अपने सीने पर महसूस कर पा रहा था। ये फील करके उसके फेस पर भी एक स्वीट सी स्माइल आ गई। उसने नीचे झुककर कृतिका के सिर को चूम लिया।
फिर उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर आराम से लेटा दिया। कृतिका सवालिया नजरों से वंश की तरफ देखते हुए बोली, वंश आज आप ऑफिस नहीं जाने वाले? कृतिका ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि वंश के ऑफिस जाने का टाइम हो चुका था और वह अभी तक घर पर ही था। वंश कृतिका के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, आज मैं घर पर रहकर ही काम करूंगा। कृतिका समझ रही थी कि वंश यह उसके लिए ही कर रहे होंगे। वह वंश की तरफ देखते हुए बोली, वंश आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। फिर सुमित्रा आंटी भी तो है ना मेरे साथ। कोट। वंश उसकी तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी केयर की जरूरत है या नहीं, इसलिए मैं आज घर पर ही रहूंगा। कृतिका वंश की तरफ ही देख रही थी। उसे पता था कि केयरिंग तो वंश उसके लिए शुरुआत से ही था। ये बात अलग थी कि उसने कृतिका के लिए अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स अभी कुछ समय पहले ही जाहिर की थी, क्योंकि वह उसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था। वंश कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, चलो ब्रेकफास्ट कर लो तुम, मेडिसिन भी लेनी है। कृतिका ने हाँ में सिर हिला दिया तो सुमित्रा आंटी ब्रेकफास्ट की ट्रॉली लेकर उनके बेडरूम में आ गई। कृतिका को देखकर सुमित्रा आंटी फिक्र भरे टोन में बोली, कृतिका बेटा अब तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना बेटा? कोट। कृतिका सुमित्रा आंटी की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी आंटी, अब मैं काफी हद तक ठीक हो चुकी हूँ। सुमित्रा आंटी ने हाँ में सिर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। वंश ने अपने और कृतिका दोनों के लिए ब्रेकफास्ट सर्व किया। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट के बाद उसने कृतिका को उसकी मेडिसिन खिला दी, फिर अपनी गोद में उठाकर बेड पर आराम से सुला दिया। उसने उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, अब तुम रेस्ट करो, हम। कृतिका ने हाँ में सिर हिलाया तो वंश ने आहिस्ते से झुककर उसके माथे को चूम लिया। वह सोफे पर आकर अपना लैपटॉप ऑन करके काम करने लगा। कृतिका लेटे लेटे ही वंश को काम करते हुए निहार रही थी। वह काफी देर तक वंश को ऐसे ही निहारती रही। वंश को पता था कि उसकी वाइफी उसे कब से निहार रही है। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और कृतिका के पास बेड पर आकर उसके बगल में बैठते हुए बोला, क्या हुआ, तुम सोई नहीं? उद्धरण चिन्ह। कृतिका उसकी तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर मासूमियत लिए बोली, मुझे अकेले नींद नहीं आ रही थी, मुझे आपकी बाहों में सोना है। ये बोलते हुए वह वंश की तरफ देखते हुए अपनी होठों का पाउट बना लेती है। वंश उसकी तरफ देखते हुए उसकी बगल में लेट जाता है। वह कृतिका की तरफ एक बांह फैलाता है तो वह झट से वंश के करीब आकर खुद को उसके सीने में छिपा लेती है। वंश स्माइल करते हुए उसे अपनी बाहों में कस लेता है। वह कृतिका के सिर को प्यार से सहलाने लगता है, जिससे जल्द ही कृतिका की आंख लग जाती है। थोड़ी ही देर में उसकी गहरी सांसों की आवाज वंश को सुनाई देने लगी। वह समझ गया कि कृतिका नींद के आगोश में जा चुकी है। उसने उसके सिर को आहिस्ते से चूम लिया, फिर कृतिका के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए उसके गुलाबी होठों पर भी आहिस्ते से चूम लेता है। वह यूं ही कृतिका के सोते हुए चांद से चेहरे को निहार रहा था। उसने उसे देखते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उसे भी चूम लेता है। अब कृतिका वंश के लिए सबसे ज्यादा प्रेसियस थी। वह उसे खोने के ख्याल से ही डरता था। अब वह हर हाल में अपनी कृतिका को अपने बाहों के घेरे में महफूज रखना चाहता था। वह कृतिका के चांद से चेहरे को निहार ही रहा था कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ गया। उसने कॉल रिसीव किया। सामने वाले की बातें सुनकर वंश का चेहरा पूरी तरह से डार्क हो गया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसने एक नजर कृतिका को देखा, फिर बैग से उठकर बाहर चला गया। जाने से पहले उसने सुमित्रा आंटी से कह दिया कि अगर कृतिका उसके बारे में पूछे तो कह दीजिएगा कि वह कुछ इम्पोर्टेंट काम से बाहर गया है। जब 139 रोमांटिक नाइट। वह कृतिका के चांद से चेहरे को निहार ही रहा था कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ गया। उसने कॉल रिसीव किया। सामने वाले की बातें सुनकर वंश का चेहरा पूरी तरह से डार्क हो गया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसने एक नजर कृतिका को देखा, फिर बैग से उठकर बाहर चला गया। जाने से पहले उसने सुमित्रा आंटी से कह दिया कि अगर कृतिका उसके बारे में पूछे तो कह दीजिएगा कि वह कुछ इम्पोर्टेंट काम से बाहर गया है। अब आगे। वंश ने अपनी कार निकाली और सामने वाले के बताए एड्रेस के लिए निकल गया। 1 घंटे बाद वंश की कार आदित्य के बेसमेंट के पास रुकती है। वंश कार में से बाहर आया और अंदर की तरफ चला गया। अंदर एक कमरे में आदित्य के बॉडीगार्ड्स कतार लगा कर खड़े थे। वंश के बगल में बॉडीगार्ड्स का हेड खड़ा हुआ था। सामने एक आदमी खड़ा था जिसके दोनों हाथों को रस्सी से बांधा गया था, जिसे देखकर ही समझ आ रहा था कि उसे कितनी बेरहमी से मारा गया है।
बॉडीगार्ड्स के हेड ने वंश को ग्रीट किया और कहा, सर उस रात हॉस्पिटल में मैडम पर हमला करने वाला इंसान यही है। हमने इसके मुंह से सच निकलवाने की बहुत कोशिश की, पर फिर भी इसने मुंह नहीं खोला। उद्धरण चिन्ह। वंश अपनी जलती आंखों से एक बार उस इंसान की तरफ देखता है। वह उसके पास गया और अपनी जलती निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड टोन में बोला, किसने भेजा था तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। वंश समझता था कि इतनी टाइट सिक्योरिटी को पार करते हुए कृतिका तक पहुंचकर उस पर अटैक कर देना ये कोई आसान काम तो था नहीं जो एक अकेला इंसान प्लान करके उसे एग्जीक्यूट कर ले। उसे पूरा यकीन था कि इस अटैक के पीछे किसी और का हाथ है। वह आदमी भी वंश की तरफ देखते हुए बोला, मैं नहीं बताऊंगा। वंश उसकी तरफ अपनी खतरनाक आंखों से देखते हुए उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, जिससे उसका चेहरा एक तरफ झुक जाता है। वह उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए बोला, बताना तो तुम्हें पड़ेगा। अगर मुंह नहीं खोला तो इतनी दर्द भरी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। उद्धरण चिन्ह। वंश की बातें सुनकर वह आदमी हंसने लगा, जैसे कि वंश ने कोई जोक क्रिएट की हो। वह हंसते हुए बोला, आपको क्या लगता है मैं आपकी इन धमकियों से डर जाऊंगा? कभी नहीं। मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने बॉस का नाम नहीं बताऊंगा। एक बात मेरे बॉस ने आपको इन्फॉर्म करने को कहा है, वो आपको छोड़ने नहीं वाले। आपकी जिंदगी बर्बाद करके रख देंगे और आप बस देखते रह जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वंश का पारा एकदम से हाई हो गया। वह समझ गया कि ये इंसान कुछ बताने वाला नहीं है, इसलिए उसने गुस्से से अपनी गन निकाली और उसकी तरफ पॉइंट करके बोला, तुम्हारे बॉस से कह देना कि दिन में सपने देखना बंद करे। उसने वंश सिन्हानिया की वाइफ को टारगेट कर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं तो भूल ही गया, तुम तो अभी मरने वाले हो। कोई बात नहीं, तुम्हारे बॉस को भी मैं ऐसे ही ऊपर पहुंचाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। वह इंसान वंश की तरफ देखते हुए बोला, वंश सिन्हानिया, मेरे बॉस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। वंश भी अपनी आंखें तरेर कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, वंश सिन्हानिया के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा। ये बोलकर उसने उस इंसान की तरफ गन पॉइंट करके सीधे उसके सीने पर गोली चला दी। वह इंसान एक पल में ही ढेर हो गया। वंश ने 6 गोली उसकी बॉडी पर उतार दी, फिर वहां से निकलते हुए अपने बॉडीगार्ड्स के हेड से कहा, लाश को ठिकाने लगा दो और इस इंसान से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन निकालो। मुझे हर हाल में इसके बॉस तक पहुंचना है। बॉडीगार्ड्स के हेड ने यस सर कहा और वंश वहां से अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गया। उसे उस आदमी पर अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने कृतिका पर यह अटैक करवाया। वंश ने तय कर लिया था कि वह उस इंसान को मौत के दर्शन करवा कर रहेगा। ये सब सोचते हुए वह अपने अपार्टमेंट पहुंच गया। उसने अपने फेशियल एक्सप्रेशन ठीक किए और घर के अंदर चला आया। वह अपने बेडरूम में गया तो कृतिका नींद से जाग चुकी थी और रूम में ही इधर उधर टहल रही थी। जैसे ही उसने वंश को देखा, वह भागकर उसकी तरफ आई और उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटकर उसके सीने से लग गई। वंश ने भी उसे आहिस्ते से बाहों में थाम लिया। कृतिका की हार्ट बीट काफी बड़ी हुई थी, जिसे वंश ने भी महसूस किया। वह थोड़ी देर तक उसे यूं ही अपनी बाहों में थामे हुए था, फिर आहिस्ते से उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसके चेहरे को अपने सामने करते हुए बोला, वाइफी क्या हुआ, तुम क्यों घबरा रही हो? उद्धरण चिन्ह। कृतिका उसकी तरफ फिक्र भरी निगाहों से देखते हुए बोली, कहाँ गए थे आप? आपको पता है मैं कितनी घबरा गई थी। वंश उसके चेहरे को अपनी हाथों में भरकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या सुमित्रा आंटी ने तुम्हें नहीं बताया कि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है, इसलिए मुझे जाना पड़ा? उद्धरण चिन्ह। कृतिका वंश की तरफ फिक्र भरी निगाहों से देखते हुए बोली, बताया था, पर फिर भी मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। कृतिका को अपनी इस तरह से फिक्र करते देख वंश को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि कृतिका वो पहली इंसान थी जो उसकी दादी की तरह ही उसकी परवाह करती थी। वंश ने उसके माथे को चूमकर कहा, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कोट। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बोली, आप मेरे हस्बैंड हैं, तो मुझे तो आपकी फिक्र होगी ही ना। ये बोलकर कृतिका अपनी टिमटिमाती मासूम आंखों से उसे देखने लगी। वंश को इस वक्त कृतिका बहुत क्यूट लग रही थी। उसने उसकी नाक को खींचते हुए कहा, अच्छा, पर तब तो तुम्हें बहुत शर्म आ रही थी जब मैं नहाने में तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। वंश ने ये अपनी वाइफी को टीज करते हुए कहा। कृतिका भी वंश की तरफ देखते हुए बोली, हाँ तो मुझे तो शर्म आएगी ही ना अगर आप ऐसी बेशर्मी भरी बातें करेंगे तो। ये बोलते हुए कृतिका ने वंश की आंखों में शरारत देख ली थी।
उसे समझ आ गया कि वंश उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। उसने वंश के सीने में मारते हुए अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। वंश स्माइल करते हुए कृतिका को देखता है, उसे अपनी बाहों में भरकर उसके सिर पर किस कर लेता है। कृतिका वंश के सीने से लगे हुए ही बोली, वंश बहुत भूख लगी है। वंश कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, मैं सुमित्रा आंटी से कहकर तुम्हारे लिए कुछ बनवा देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कृतिका मासूमियत से वंश के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, वंश प्लीज ना, मुझे वो उबले हुए और रूखी सूखी डिशेज नहीं खानी, प्लीज मुझे कुछ टेस्टी खाना है। कृतिका की रिक्वेस्ट सुनकर वंश उसकी तरफ अपनी सर्द आंखों से देखने लगा। कृतिका अपने चेहरे पर थोड़ा और मासूमियत लाकर बोली, प्लीज। कोट। कृतिका अभी काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। वंश को पता था कि इन चंद दिनों में कृतिका ने सिर्फ लाइट फूड ही खाए हैं, इसलिए वह उसे नहीं रोकता। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, बताओ तुम क्या खाओगी। उद्धरण चिन्ह। कृतिका अपने चेहरे पर स्माइल लेकर बोली, मुझे नूडल्स खाने हैं। वंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर तुम्हारे लिए नूडल्स बनाऊंगा। कृतिका ने लास्ट लाइन पर गौर किया। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मेरे लिए नूडल्स बनाएंगे। कोट। वंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, हम, पर तुम इतना शौक क्यों हो रही हो। कृतिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप बिजनेस के साथ साथ किचन भी संभाल सकते हैं। कृतिका की बातें सुनकर वंश के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने कृतिका को उसकी कमर से पकड़कर उसके कान की तरफ झुकते हुए बोला, वाइफी, इसके अलावा भी मुझे बहुत कुछ आता है, तुम कहो तो। उद्धरण चिन्ह। उसने इतना ही कहा था कि कृतिका ने झट से वंश को खुद से दूर किया, क्योंकि वह वंश के कहने का मतलब समझ रही थी। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना, जाए आप। ये बोलते हुए वह दौड़कर बेडरूम से बाहर की तरफ चली गई। वंश अपनी वाइफी को देखता रह गया और स्माइल करने लगा। वह वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चला गया। शाम के वक्त कॉलेज की छुट्टी होने वाली थी। रोशनी और दीक्षा अभी क्लास में ही थी। वे आपस में बातें कर रही थी। तभी दीक्षा के फोन पर आदित्य का कॉल आया। उसका कॉल देखकर दीक्षा के चेहरे पर पसीने छूटने लगे, क्योंकि उसे आदित्य की सुबह की धमकी जो याद आ गई। वह रोशनी की तरफ देखकर घबराते हुए बोली, रोशनी, मैं क्या करूं? आदि मुझे कॉल कर रहे हैं। रोशनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अरे तू इतना क्यों घबरा रही है, जीजू ही है, कोई जंगल का शेर नहीं जो तुझे कच्चा खा जाए। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपने पसीने पोंछते हुए बोली, रोशनी तू नहीं जानती, पर आदि अगर मूड में आ जाए तो किसी शेर से कम नहीं लगते। पता नहीं आज क्या करने वाले हैं मेरे साथ। तुझे पता है आज ना मुझे खरगोश वाली फीलिंग आ रही है, जिसका आज एक खूंखार शेर शिकार करने वाला है। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा बातें सुनकर रोशनी की हंसी छूट जाती है। दीक्षा उसे घूरकर देखती है, जिससे वो तुरंत चुप हो जाती है। दीक्षा उसकी तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं मेरी आंखें पर पत्थर पड़ गए थे, तभी तो मैंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। कॉल अभी भी रिंग हो रहा था। रोशनी उस तरफ देखते हुए बोली, दीक्षा जल्दी से कॉल उठा, वरना शेर जीजू तुझे वैसे ही कच्चा चबा जाएंगे। कोट। दीक्षा उसकी तरफ देखते हुए बोली, अरे शुभ शुभ बोल, तू मेरी दोस्त है या दुश्मन। रोशनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तू शुभ शुभ करेगी तभी तेरे साथ शुभ शुभ होगा। अब जल्दी फोन उठा, कहीं जीजू तुझसे नाराज ना हो जाए। कोट। दीक्षा जैसे ही कॉल पिक करने को हुई, कॉल कट गया। दीक्षा को यकीन हो गया कि अब तो आदित्य उससे नाराज हो ही जाएंगे। अब तक कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी, सारे स्टूडेंट्स अपने घर के लिए निकल चुके थे। तभी दोबारा आदित्य का कॉल आया। इस बार दीक्षा ने बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कॉल पिक कर लिया। दीक्षा, हेलो। उद्धरण चिन्ह। सामने से आदित्य की सर्द आवाज आई, क्या कर रही थी, मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा तो रोशनी की तरफ देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह आदित्य को क्या बहाना दे। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वह हकलाते हुए बोल पड़ी, आदि वो मैं वो। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने बीच में ही कहा, क्या वो मैं लगा रखा है, कहीं तुमने जानबूझकर तो मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं वॉशरूम में थी ना तो कॉल रिसीव नहीं कर पाई। दीक्षा ने झूठ बोलते हुए कहा। आदित्य, अच्छा ठीक है, जल्दी कॉलेज के बाहर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कोट। दीक्षा, आप क्यों आए, मैं ऑटो से चली जाती,
आदित्य अपनी सर्द आवाज में बोला, मैंने कहा जल्दी बाहर आओ, वरना मैं खुद तुम्हें लेने अंदर आ जाऊंगा। कोट, दीक्षा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ। ये बोलते हुए वह अपना बैकपैक पकड़कर जल्दी से कॉलेज से बाहर आ गई। सामने एक ब्लैक कलर की एसयूवी खड़ी हुई थी। दीक्षा समझ गई कि यही आदित्य की कार है। वह धीरे धीरे कछुए की चाल से कार की तरफ जाने लगी। आदित्य कार की विंडो से अपनी वाइफी की हरकतों को नोटिस कर रहा था। उसे इतनी धीमी चाल में देखकर आदित्य अपनी आंखें छोटी कर उसकी तरफ देख रहा था। आदित्य ने उसकी तरफ की कार की डोर खोल दी थी, जिससे दीक्षा अंदर बैठ गई और डोर को आहिस्ते से बंद कर दिया। दीक्षा आदित्य से दूरी बनाकर ऐसे बैठी थी जैसे कि वह उसे जानती ही ना हो। ये देखकर आदित्य ने उसके बैकपैक को निकालकर पीछे की तरफ रख दिया और दीक्षा को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। आदित्य की इस हरकत से दीक्षा एकदम से सकपका गई। आदित्य उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, कॉलेज से यहाँ तक आने में इतना वक्त लगता है? दीक्षा ने बहाने बनाते हुए कहा, वो मेरे पैरों में दर्द हो रहा था इसलिए। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या सच में? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने उसकी तरफ देखते हुए ना में सिर हिला दिया। फिर उसे एकदम से रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया। उसने दोबारा हाँ में सिर हिला दिया। आदित्य समझ गया कि उसकी लिटिल वाइफी उससे बहाने बना रही है। दीक्षा अपनी टिमटिमाती आंखों से आदित्य की तरफ ही देख रही थी। ऐसा करते हुए वह बहुत क्यूट भी लग रही थी। आदित्य ने उसके होठों पर एक लाइट किस किया और दीक्षा को अपने सीने से लगा लिया। दीक्षा ने भी आदित्य की कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट दिए और उसके सीने पर अपना सिर रखकर आबचने की प्लानिंग। दीक्षा ने उसकी तरफ देखते हुए ना में सिर हिला दिया। फिर उसे एकदम से रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया। उसने दोबारा हाँ में सिर हिला दिया। आदित्य समझ गया कि उसकी लिटिल वाइफी उससे बहाने बना रही है। दीक्षा अपनी टिमटिमाती आंखों से आदित्य की तरफ ही देख रही थी। ऐसा करते हुए वह बहुत क्यूट भी लग रही थी। आदित्य ने उसके होठों पर एक लाइट किस किया और दीक्षा को अपने सीने से लगा लिया। दीक्षा ने भी आदित्य की कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट दिए और उसके सीने पर अपना सिर रखकर आंखें बंद कर ली। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। आदित्य दीक्षा को अपनी बाहों में समेटकर उसे ही निहार रहा था। फिर वह आहिस्ते से दीक्षा की इन की हुई टॉप को निकालकर टॉप के अंदर अपने हाथ डालकर दीक्षा की खुली कमर को सहलाने लगा। आदित्य की इस मदहोशी भरे टच से दीक्षा एकदम से बेचैन हो उठी। इसका पता उसकी आदित्य की बॉडी पर तेज पकड़ से पता चल रही थी। उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो गई। उसकी बेचैनी को कम करने के लिए आदित्य ने उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए उसके माथे को आहिस्ते से चूम लिया। तभी आदित्य के फोन पर उसके बिजनेस क्लाइंट का फोन आ गया। उसने कॉल पिक किया और बात करने लगा। कार मल्होत्रा हाउस की तरफ बढ़ रही थी। दीक्षा ने अपनी टिमटिमाती आंखों से आदित्य को बात करते हुए देख रही थी, क्योंकि उसकी एक्सेंट एकदम परफेक्ट थी और वह इस वक्त एक स्मार्ट बिजनेसमैन लग रहा था, जो कि वो था। खुद को इस तरह से देखता देख आदित्य दीक्षा की तरफ झुककर उसके होठों पर लाइट किस कर देता है, फिर उसके सिर को अपने सीने पर रख देता है। दीक्षा को तो आदित्य की बाहों में आकर एक अलग ही सुकून मिलता था। उसने आदित्य की कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट लिए और उसके सीने पर अपना सिर रखकर आंखें बंद कर ली। आदित्य बड़े प्यार से उसके सिर को सहला रहा था। जब उसे दीक्षा की गहरी सांसों की आवाज अपने सीने पर महसूस हुई तो वह समझ गया कि उसकी वाइफी सो चुकी है। आदित्य बात करते हुए दीक्षा के रुई से मुलायम हाथों को अपने हाथों में लेकर उसकी उंगली से खेलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया। 15 मिनट बाद ही वे मल्होत्रा हाउस पहुंच गए। दीक्षा तो नींद के आगोश में जा चुकी थी, इसलिए आदित्य ने उसे जगाया नहीं और वैसे ही अपनी बाहों में उठाकर ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। आदित्य ने दीक्षा के बैकपैक को एक सर्वेंट को दे दिया और अपने कमरे में पहुंचाने का ऑर्डर दिया। तारिका जी ऊपर खड़ी होकर दोनों को इस तरह अपनी जलती आंखों से देख रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि उनके दिल में एक बदले की आग धधक रही है। वह दोनों को ऐसे ही घूरते हुए बोली, बहुत सुकून से जी रहो हो ना तुम दोनों मेरे बेटे को कोमा में पहुंचाकर। एक बार तो तुम बच गए, पर अगली बार बच नहीं पाओगी। ये तारिका मल्होत्रा का वादा है। अगर तुम दोनों को बद से बदतर हालत में नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम भी तारिका मल्होत्रा नहीं। फिर वह अपने कमरे की तरफ चली गई। आदित्य ने ऊपर आकर आहिस्ते से दीक्षा को बेड पर सुला दिया। फिर उसके सैंडल्स निकाले और ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करते हुए उसके माथे को चूम लिया और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चला गया। वह अपने कपड़े उतार कर शोवर के नीचे खड़ा हो गया।
थोड़ी देर बाद वह नहाकर बाल सुखाते हुए वॉशरूम से बाहर आ गया। इस वक्त वह सिर्फ लोवर में था और हमेशा की तरह बहुत सेक्सी भी लग रहा था। अगर दीक्षा अभी जगी हुई होती तो आदित्य को इस तरह देखकर अपनी पलकें झपकाना ही भूल जाती, जो कि वह हमेशा से करती आई थी। आदित्य ने खुद को पोंछकर गीले टॉवेल को उसकी जगह पर रख दिया। फिर एक नज़र अपनी वाइफी को देखा, जो कि इतनी गहरी नींद में सो चुकी थी कि उसके मुंह के कोने से लार निकल रहे थे। ये देखकर आदित्य के फेस पर स्माइल आ गई। उसने अपना फ़ोन निकाला और दीक्षा की एक फ़ोटो क्लिक कर ली। फिर अपने फ़ोन को साइड में रखकर दीक्षा के बगल में लेटते हुए उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। दीक्षा भी उसके करीब आते ही सुकून की नींद सोने लगी। आदित्य आज ऑफिस में काम की वजह से थका हुआ था और दीक्षा के करीब होने के सुकून में उसे भी जल्दी नींद आ गई। थोड़ी देर बाद दीक्षा नींद में सपना देखते हुए ही आदित्य की चेस्ट को लिक कर रही थी। वह सपने में एक टेस्टी आइसक्रीम खाते हुए खुद को देख रही थी। वह आदित्य के खुले सीने को आइसक्रीम समझकर ही लिक कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि आदित्य गहरी नींद में था, वरना दीक्षा की ऐसी हरकत पर वह उसे छोड़ता नहीं। दीक्षा नींद में ही आइसक्रीम की तारीफ करते हुए बोली, आइसक्रीम, तुम ना सच में बहुत टेस्टी हो। आई लाइक यू। ये बोलते हुए वह बड़े मजे से आदित्य के सीने को लिक करने लगी। फिर उसे सपने में ही ऐसा फील हुआ कि वह तो कब से आइसक्रीम खा रही है, फिर ये खत्म क्यों नहीं हो रहा। वह आइसक्रीम की तरफ देखते हुए बोली, समझ नहीं आ रहा मैं कब से तुम्हें खा रही हूँ, पर तुम हो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हो। पर ये मेरे लिए अच्छा ही है। ये बोलते हुए वह अपनी आइसक्रीम यानी आदित्य की चेस्ट को लिक करते हुए जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। उसकी जीभ आदित्य के सीने पर जमी रह जाती है। वह कुछ सोचते हुए तुरंत अपना जीभ आदित्य के सीने से हटा देती है। फिर खुद के सिर पर एक चपत लगाते हुए अपने मन में बोली, पागल लड़की, मतलब तू आइसक्रीम समझकर कब से आदित्य के सीने को चाट। इतना कहकर वह अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और अपना थूक निगलते हुए एक नज़र आदित्य को देखती है। उसकी धमकी एक बार फिर उसके माइंड में तैरने लगी। दीक्षा ने आदित्य को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारा। आज और दिनों से वह कुछ ज्यादा ही सेक्सी लग रहा था। दीक्षा अपने मन में उसकी मस्कुलर बॉडी को निहारते हुए बोली, देखो तो, इन्हें देखकर तो लगता है कि इन्होंने आज रात की पूरी तैयारी कर ली है। दीक्षा, ये तूफान आने की पहले की शांति है, इससे पहले कि पानी सिर के ऊपर से जाने लगे। चुपचाप यहाँ से निकल जा बेटा, इसी में तेरी भलाई है। दीक्षा ये खुद को समझाते हुए बोली, पर वह चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रही थी, क्योंकि आदित्य ने उसे अपनी मजबूत बाहों के घेरे में जकड़ा हुआ था। दीक्षा का बेड से उठना तो दूर, वह ठीक से हिल भी नहीं पा रही थी। वह आदित्य के सोते हुए शांत चेहरे की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, कोई इनकी खड़ूस शक्ल को देखकर ये कह पाएगा कि ये अपनी बीवी के साथ ऐसी हरकतें करते होंगे। ये सिर्फ दुनिया के सामने ही मिस्टर डेविल हैं, वरना मेरे सामने तो मिस्टर रोमांटिक। मुझे देखते ही पता नहीं इन्हें रोमांस का कीड़ा काट जाता है। फिर इस शेर को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा वहां से उठकर भागने का प्लान सोच ही रही थी कि तभी आदित्य दूसरी तरफ करवट लेता है। दीक्षा को अब अच्छा खासा मौका मिल गया वहां से भागने का, पर उसकी आंखें तो आदित्य से सेक्सी मस्कुलर बैक पर ठहर गई, जो कि उभर कर नजर आ रहा था। उसे इस तरह देखकर दीक्षा का गला सूखने लगा। वह खुद को नॉर्मल करते हुए आदित्य को कोसते हुए बोली, ये आदि भी ना, क्या जरूरत थी इनको आज इतना हॉट दिखने की। ये बोलते हुए वह जैसे ही वहां से उठने को हुई, आदित्य नींद में ही उसकी तरफ पलटा। उसने अपना चेहरा दीक्षा के सीने में छिपा लिया। दीक्षा तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती ही रह गई। वह अपने सिर पर एक चपत लगाते हुए खुद को धीरे से बोली, दीक्षा, तेरा न कुछ नहीं हो सकता, तू है ही बेवकूफ। ये बोलते हुए वह खुद को कोसने लगी, क्योंकि वहां से बच निकलने का एक गोल्डन चांस उसके हाथ लगा था, पर उसे भी उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से गंवा दिए। दीक्षा कुछ सोचते हुए आदित्य के झील से शांत चेहरे की तरफ देखते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए अपने मन में बोली, सोते हुए कितने क्यूट से मासूम बच्चे की तरह लग रहे हैं, पर अभी आंखें खोल देंगे तो अपने असली रूप में वापस आ जाएंगे। कुछ सोच दीक्षा, कुछ सोच। अगर इस सोते हुए शेर की आंखें गलती से भी खुल गई तो कल सुबह तू उठ नहीं पाएगी। कुछ सोच, तू ऐसे ही इस शेर का शिकार नहीं बन सकती। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा जानबूझकर ज्यादा हलचल नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर उसने थोड़ा सा भी हलचल किया तो वह समझ सकती थी कि आदित्य की नींद टूट जाएगी। इसलिए वह शांत होकर ही कुछ सोचने लगी।
थोड़ी देर बाद ये गोल्डन चांस उसे दोबारा मिला। आदित्य जैसे ही करवट लेते हुए दीक्षा से थोड़ा दूर हुआ। दीक्षा बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ भाग गई। फ्रेश होकर उसने अपने कपड़े चेंज किए और नीचे की तरफ आ गई। नीचे लिविंग एरिया में ईशान और मोहित बैठकर टीवी देख रहे थे। दीक्षा की निगाहें जैसे ही टीवी की स्क्रीन पर गई, उसकी हंसी छूट गई क्योंकि दोनों टॉम एंड जेरी देख रहे थे। दीक्षा को इस तरह से हंसता देख ईशान उसकी तरफ देखते हुए बोला, भाभी क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अब तक नित्या भी वहां पहुंच चुकी थी। वह भी हंसते हुए बोली, अब भाभी टॉम और जेरी दोनों को साथ में टॉम एंड जेरी देखते देखेगी तो हंसी तो आएगी ही ना। ये बोलते हुए वह दीक्षा की तरफ देखकर हंसने लगी। उनकी बातें सुनकर ईशान और मोहित का चेहरा ही लटक गया। मोहित दोनों की तरफ देखते हुए बोला, आप दोनों को हमारी जोड़ी टॉम एंड जेरी की तरफ लगती है, सीरियसली? पर हम दोनों कहाँ लड़ते हैं? इनफैक्ट हम दोनों तो बहुत अच्छे से रहते हैं, क्यों ब्रो? मोहित ने यही ईशान के गले पर हाथ डालकर कहा। नित्या दोनों की तरफ देखते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, आप दोनों तो कभी नहीं लड़ते, राइट? ईशान नित्या की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए बोला, हाँ प्रिंसेस, मोहित से ही कह रहा है। हम दोनों की जोड़ी तो जय वीर की जोड़ी है, क्यों ब्रो? मोहित भी ईशान की तरफ देखते हुए यस ब्रो बोला। नित्या दोनों की तरफ देखते हुए बोली, हाँ हाँ, तभी तो आप दोनों लड़कियां भी साथ में तारते हो, है ना? मोहित और ईशान ने एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हुए हाँ कहा। तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि वो दोनों क्या बोल गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर नित्या की तरफ देखते हुए दोनों ने मुंह लटका लिया। दीक्षा और नित्या उन दोनों की शक्ल देखकर खिलखिलाते हुए हंस पड़ी। दीक्षा उनकी शक्ल देखते हुए बोली, अरे आप दोनों ऐसे क्यों मुंह लटका कर बैठ गए? नित्या सही तो कह रही है। ये बोलते हुए वह हंस पड़ी। ईशान दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, क्या भाभी आप भी? दीक्षा हंस ही रही थी कि तभी कुछ सोचकर उसकी हंसी एकदम से गायब हो गई। मोहित ने ये नोटिस कर लिया और पूछा, क्या हुआ भाभी? आपकी शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने मोहित की तरफ देखते हुए बोली, आप वो सब छोड़ो, मैं सोच रही थी कि क्यों न हम सब कहीं बाहर घूमने चलें। उद्धरण चिन्ह। मोहित दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, भाभी यू मीन नाइट आउट पर? दीक्षा ने हाँ में सिर हिला दिया तो ईशान सबकी तरफ देखते हुए बोला, पर भाभी आपके डेविल हस्बैंड के होते हुए हम ऐसा कुछ करने का तो दूर सोच भी नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ईशान की तरफ देखते हुए बोली, पर हम क्यों नहीं कर सकते ईशान? दीक्षा तो थोड़ी देर के लिए भूल ही गई थी कि उसके पति का नाम आदित्य मल्होत्रा है, जो उसकी सिक्योरिटी को लेकर इतना कंसर्न है कि उसे इस वक्त घर के दरवाजे के बाहर भी कदम न रखने दे। पर दीक्षा को आज की रात किसी तरह आदित्य से दूर रहना था, इसलिए वह अपने बचने की प्लानिंग कर रही थी।